आज गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित किए जाने के संबंध में जो कानूनी व्यवस्था है और माननीय उच्च न्यायालय और अन्य वरिष्ठ न्यायालयों के जो आदेश हैं तथा शासन द्वारा उन आदेश के क्रम में जारी जो दिशा निर्देश हैं उसको गुंडा की कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने से पूर्व अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य है, वरना वरिष्ठ अधिकारीगण शासन के लिए माननीय हाईकोर्ट के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, जिस कारण तमाम जनपदों को जुर्माने का दंडादेश भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि जो कानून की व्यवस्था है गुंडा अधिनियम में एवं उस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवं शासन द्वारा डीजीपी महोदय द्वारा दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उसका अनुपालन करते हुए हम गुंडा की कार्रवाई प्रस्तावित करें। इस संबंध में जो विधिक प्रावधान गुंडा अधिनियम से संबंधित है उसमें आप धारा 2 पर ध्यान दीजिए। धारा 2 में गुंडा होने के लिए सबसे प्राथमिक रूप से आवश्यक है कि वह जो है स्वयं और गिरोह के सदस्य के सरगना के रूप में। भारतीय दंड संहिता अब नए वाले में आप बीएनएस समझिए के अंतर्गत धर्म से संबंधित अपराध 153 या 153 ख जो पुराना था, 294 महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है 294 का जो छेड़खानी या फप्तियां कसना जो आते जाते राह में स्कूल जाते बच्चों के इस तरह के जो अपराध थे, अध्याय 15, 16 और 22 यानी मानव शरीर के विरुद्ध, मानव संपत्ति के विरुद्ध और लोक प्रशांति के विरुद्ध अगर इस अपराध को कोई भी व्यक्ति गिरोह के अकेले गिरोह के साथ मिलकर अभ्यासतः करता है, इस शब्द को नोट कर लीजिए, अभ्यासतः तभी माना जाएगा जब कम से कम उसकी गतिविधियां इस अधिनियम के इस अध्यायों में एक बार से अधिक हो मिनिमम, और वो भी थोड़ा घटना के तथ्यों का क्वांटम भी 3-4 बार है कोई समस्या नहीं है अगर इस पैरामीटर में आता है अपराध तो। लेकिन अगर बहुत छोटे किस्म का मारपीट है, गाली गलौज है, तो फिर थोड़ा सा आपको अन्य तथ्यों पर बीट रिपोर्ट के डिटेल पर विचार करके ही कार्यवाही प्रस्तावित करना चाहिए। इसके अलावा फिर आ गया जो स्त्रियों के विरुद्ध अनैतिक व्यापार जो दमन अधिनियम है उसमें आप गुंडा की कार्रवाई प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि दोष सिद्ध होना चाहिए, केवल मुकदमा विचाराधीन होने पर कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद है यूपी एक्साइज एक्ट, जुआ अधिनियम और आर्म्स एक्ट। इसमें आप गुंडा की कार्रवाई तभी प्रस्तावित करेंगे जब कम से कम 3 बार दोष सिद्ध हो। पहले केवल 3 मुकदमे न्यायालय पेंडिंग हो, इस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे ही अधिनियम में अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत आप कर सकते हैं। गोवध निवारण अधिनियम है, इसके आधार पर भी गुंडा की कार्रवाई प्रस्तावित की जा सकती है। कहने का अर्थ ये है कि वह एक आभ्यासिक अपराधी की श्रेणी में आता हो, अपराध की निरंतरता हो, यानी उसकी मानसिक प्रवृत्ति जो है वो बदल नहीं रही है, वो अपने कृत्यों को रिपीट कर रहा है, निरंतर हो, इसलिए हम उसको अभ्यस्तः कह सकें, तभी धारा 2 में हम गुंडा के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं। और इसमें एक सपोर्टिंग चीज़ होती है बिट रिपोर्ट। बिट रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट से सत्यापित हो, केवल मौखिक नहीं, गए सत्यापन में बिट रिपोर्ट सही पाई गई, उसकी आपके यहाँ जो भी एंट्री है बिट की उस संबंध में आप संकलित करें कुछ साक्ष्य और तब उसको लिखें कि हाँ ये सत्यापन में सही पाई गई बिट सूचना। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के तमाम निर्णय विधियों और शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश 18 जून 2024 का है, जिसमें ये कहा गया है कि संपत्ति संबंधी पारिवारिक के विवाद के क्रम में अगर कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ तो उस पर गुंडा की कार्रवाई नहीं होगी। वैवाहिक विवाद 498 3/4 डीपी एक्ट 304 भी इस तरह के मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, कोई गुंडा की कार्रवाई नहीं हुई। किसी को कोई संपत्ति जिस पर वो कब्जेदार है इस समय उसको खाली कराने के लिए विधिक प्रक्रिया जो अन्य है उससे हटकर गुंडा के आधार पर खाली कराने के लिए गुंडा की कार्रवाई नहीं होगी। दुर्घटना से संबंधित पंजीकृत एकल एफआईआर, मामूली मारपीट की एकल घटना के आधार पर पंजीकृत एफआईआर, बिना बार बार अपराध किया जाना स्थापित किए ही एकल छेड़खानी के आधार पर पंजीकृत एफआईआर, दोषमुक्त या सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित अभियोग के आधार पर गुंडा की कार्रवाई नहीं होगी।
अत्यधिक पुराने मामले, उनके आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। अवयस्कों, वृद्धों, महिलाओं जिस एफआईआर में ये भागीदार हों अपराध में, उनके खिलाफ अन्य बातें अगर पूर्ण हो रही हैं तो भी गुंडा की कार्रवाई नहीं होगी। छोटे मोटे धरना प्रदर्शनों इत्यादि के मामलों में पंजीकृत एफआईआर। कहने का ये दिशा निर्देश जो है शासन द्वारा दिया गया, यह एक उदाहरण स्वरूप है। इस पैरामीटर पर हम अपने मामले के तथ्यों को परखेंगे। अगर हम पाते हैं कि वास्तव में धारा 2 में जो गुंडा की प्रवृत्ति होती है, जो उसका गिरोह है, जो उसके क्रियाकलाप हैं क्षेत्र में, उसके आधार पर हम प्रस्तावित करें या न करें, परंतु इन पैरामीटर्स का पालन अवश्य किया जाए, क्योंकि यह गिनाए जा चुके हैं और इस पर शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। तो अगर इस तरह के सारे दिशा निर्देशों का हम पालन करें तो हमें विश्वास है कि हमारी गुंडा की कार्रवाई में कोई विधिक त्रुटि नहीं हो पाएगी और आगे कोई भी असहज स्थिति वरिष्ठ अधिकारीगण या शासन के समक्ष उपस्थित नहीं होगी। धन्यवाद। गुंडा की कार्रवाई प्रस्तावित करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। बच्चे हों, अवयस्क हों, बुजुर्ग हों, विकलांग हों, इस तरह के मामलों में हमें विशेष फिल्टर करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर गुंडा के लिए बिल्कुल उपयुक्त केस है लेकिन अभियुक्त अगर जेल में निरुद्ध है, जमानत उसकी नहीं हुई है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित न करें, क्योंकि वह तो ऐसे ही समाज से हट चुका है। तो किस प्रकार से गुंडा का प्रभाव डालेगा समाज पर, उसके खिलाफ कार्रवाई कतई न प्रस्तावित करें। अरे नहीं किया बचपन क्या, हम तो जानते हैं बहुत। Thank you.